एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने सारे पेपर्स बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में मापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। तो बताइए इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापान होता है, तथापि विकास का जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक क्षेत्र होता है वह विशिष्ट रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति के अनुक्रम का अध्ययन करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि तभी विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापान होता है, तथापि संवेगात्मक विकास का क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। संवेगात्मक भावनात्मक विकास की शुरुआत हमारी अपनी भावनाओं को पहचानने में और व्यक्त करने से होती है। संवेगात्मक विकास की शुरुआत कैसे होती है? हमारी अपनी जो भावनाएं हैं उनको पहचानने में और व्यक्त करने से होती है। जब हम अपनी भावनाओं को जानकर उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो उन्हें प्रबंधित करना या पहचानना सीख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यह आत्मनियंत्रण और सहानुभूति की भरी भय दोनों ही हमारे समाज की सफल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों ही हमारे लिए कैसे होते हैं? बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रियाओं से समन्वित होती हैं। ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है शीर्षगामी सिद्धांत और ऑप्शन डी है अधोगामी समीप दूराभिमुख सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विकास का एकीकरण का सिद्धांत ये निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है पहले अपने संपूर्ण अंगों को और उसके बाद अंग के जो भाग होते हैं उनको चलाना सीखता है। उसके बाद उन भागों में एकीकरण करना भी वो सीख जाता है। उदाहरण के लिए पहले पूरे हाथ को, फिर उसकी उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाता है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास प्रभावित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। ऑप्शन ए है स्कूली माहौल, ऑप्शन बी है तंत्रिका संबंधी विकार, ऑप्शन सी है जैविक प्रवृत्तियां और ऑप्शन डी है आनुवांशिक बनावट। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए स्कूली माहौल। हमारी व्याख्या कह रही है कि विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि कितने सारे कारण होते हैं जो पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरह से हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। लेकिन इन कारकों में पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक कारक जो होते हैं वो शामिल होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन को ही संदर्भित करते हैं जो मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। ये कारक बच्चों की क्षमताओं को, उनके व्यवहार को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, स्कूल का जो माहौल होता है वो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक घटकों के श्रेणी में आता है जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है
कि जीन प्याजे, देखो मैंने कहा था कि आपसे जीन प्याजे से क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं और हम अपने हर प्रैक्टिस सेट में जीन प्याजे जैसे क्वेश्चंस लेते हैं। तो अगर ना देखते हो तो हमारे सारी डालिए अपने प्लेलिस्ट बना रखी है सारे प्रीवियस ईयर की। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डेस की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती चिंतन पलटावा, ऑप्शन सी है निष्क्रिय अनुसरण और ऑप्शन डी है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व हटा दीजिए सबसे, क्योंकि 0 से 2 अवस्था में संवेदनात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व आती है, मैंने आपको बताया था। तो इन तीनों बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इनमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिवर्ती चिंतन यानी कि रिवर्सिबल थिंकिंग पलटवा। ठीक है, जीन पियाजे, ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस परिचालन चरण तीसरा चरण है। कौन सा? ठोस परिचालन चरण तीसरा चरण होता है। इस चरण में एक महत्वपूर्ण विकास प्रतिवर्ती या जागरूकता की समाज है जिसमें बच्चा सीखता है अब कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं उन्हें उनके मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है। उदाहरण, पानी को जमाया जा सकता है और फिर से तरल बनाने के लिए उसे पिघलाया भी जा सकता है। ठीक है, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदनात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसे हम अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसे हम औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं 11 से किशोर अवस्था तक होती है। ठीक है, याद रखना, इसमें हमारी ये तीसरी अवस्था होती है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे आमूरत समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था में होती है जिसमें जो हमारे बच्चे होते हैं वो क्या करने लगते हैं कि जो आमूरत समस्याएं होती हैं उनको तार्किक रूप से हल करने लगते हैं। तो ऑप्शन ए है संवेदनात्मक अवस्था जो कि पहली अवस्था है और 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष तक है और दूसरी अवस्था है। तीसरा हमारा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक है। चौथी हमारी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जिसे हम अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, चौथी और 11 से किशोर अवस्था तक है। तो बताइए इसमें से वो कौन सी है अवस्था है जिसमें अधिकांश बच्चे जो अमूर्त समस्याएं होती हैं उनको तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 15 साल में जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि तार्किक तरीके से अमूर्त समस्याओं को हल करने में सक्षम। दूसरा है कि सोच में अधिक वैज्ञानिक होना और वे सामाजिक मुद्दे पहचान के बारे में चिंता विकसित करता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? तो लॉरेंस कोहल वर्ग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है कि पूर्व अभिसामयिक, ऑप्शन बी है अभिसामयिक, ऑप्शन सी है अभिसामयिक पश्चात, ऑप्शन डी औपचारिक अभिसामयिक। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिसामयिक। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि पारंपरिक अभिसामयिक नैतिकता नैतिक विकास का दूसरा चरण होता है और सही और गलत से संबंधित जो समाज में नियम होते हैं स्वीकृति की विशेषता है। उदाहरण के रूप में नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं और इस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमारी दूसरी है। ठीक है, पारंपरिक अभिसामयिक नैतिकता पारंपरिक अभिसामयिक के आधार पर हमारी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किक की अभिसामयिक अर्थात पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में है। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिससे में परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप में शामिल है। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियारे, लॉरिस कॉलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों को याद करके जाना। किस सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मानना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देश की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है अनुकरण इमिटेशन, ऑप्शन बी है जैविकी परिपक्वता, ऑप्शन सी है पदानुक्रम और ऑप्शन डी है सामाजिक अंतःक्रियाएं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रियाएं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। उनके अनुसार अंतःक्रिया बच्चों की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार क्या होता है कि बच्चों की सोच और व्यवहार होती है उसमें लगातार बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकती है। सामाजिक अंतःक्रिया जो सामाजिक संपर्क आपसी संबंधों पर आधारित होती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मानना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है किसी भी परिस्थिति में विद्यालय को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। ऑप्शन बी है किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग रखना चाहिए। तो अलग रखने की बात और बहस को बढ़ावा देना और हतोत्साहित करना ये सब तो है, इशारे देने ये सब गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, हमारे व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका जो है वो विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस जो है उसको बढ़ावा देनी चाहिए। अध्यापिका को विद्यार्थियों को कक्षा में होने वाली चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापकों को क्या करना चाहिए कि चर्चा में हो रही है हमारी क्लासरूम में उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे अवधारणात्मक रूप से सीख सकें, कि वे अच्छे से सीख सकें। चर्चा के विषय को हर बार बदल जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थी और शिक्षक अलग तरीके से अपने चिंतन कौशल का विकास कर सकें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही तरह से उन्हें सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, एक ही टॉपिक दे दिया और उसी पर सोचने के लिए कह दिया, इससे तो उनका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अलग अलग तरह की उनके सामने जो परिस्थितियां हैं वो रखनी चाहिए, जिससे वो अलग अलग तरह से सोच सके, जिससे उनका अच्छे से विकास हो सके। कक्षा में चर्चा और अन्य सहयोगी गतिविधियां छात्रों को सीखने में मदद करती हैं। छात्र अपने साथियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करके बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, वो अपने दोस्तों से और बाकी लोगों से बात करेगा, बहुत अच्छे से सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं देश के द्वारा समामेलित होती हैं। ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन बी है पुरस्कार और दंड, ऑप्शन सी है अनुकूलन और ऑप्शन डी है कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण इसको हटा दो, मेमोराइजेशन होगा नहीं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, अनुकूलन, पुरस्कार और दंड में से बताओ किसके द्वारा उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं समामेलित होती हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक उपकरण। ठीक है, यानी साइकोलॉजिकल टूल्स। हमारी व्याख्या कह रही है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि सांस्कृतिक उपकरण वास्तविक उपकरण, प्रतीकात्मक उपकरण सहित संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इन उपकरणों पर जोर दिया कि जो सांस्कृतिक सोच का समर्थन करने के लिए प्रदान की जाती हैं, ताकि सभी जो उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि तर्क और समस्या समाधान, भाषा, संकेत और प्रतीकों जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा मध्यस्थता उनकी हो सके। ठीक है, वयस्क इन उपकरणों को बच्चों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान सिखाते हैं। वयस्क क्या करते हैं, ये जो उपकरण होते हैं इनके द्वारा बच्चों को जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां होती हैं उनके दौरान सिखाते हैं और बच्चे उन्हें क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए बाद में मनोवैज्ञानिक उपकरण छात्र को अपने स्वयं के विकास की आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरे की भावनाओं,
मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। ऑप्शन ए अंतर्व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है स्थानिक, ऑप्शन सी है संगीतात्मक और ऑप्शन डी है अंतर्व्यक्तित्व। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी। इन्हें बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है, यानी कि पिता कहा जाता है। और इन्होंने कहा था कि जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं को, उनकी मनोदशाओं को और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें अंतर्व्यक्तित्व यानी इंटरपर्सनल बुद्धि होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरे की भावनाएं, उनकी मनोदशाएं और जो इरादे होते हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का उच्च स्तर होता है। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से समझने और बातचीत करने की क्षमता है। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि क्या है? दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से समझने की और बातचीत करने की क्षमता होती है। इसमें प्रभावी मौखिक और गैर मौखिक संचार, दूसरों के बीच अंतर करने की क्षमता, दूसरों के मन की स्थिति और स्वभाव के प्रति संवेदनशीलता और कई दृष्टिकोणों का मनोरंजन करने की क्षमता जो है वो शामिल है। शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता और राजनेता सभी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का प्रदर्शन जो है वो करते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो बताइए, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके विचारों के अनुसार इनमें से वो कौन सा कथन है जो कि भाषा, संज्ञान और उनके बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। ऑप्शन ए है कि भाषा के विचारों के स्व नियमन में कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी है बच्चों की स्व निर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाती हैं। ऑप्शन सी है बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। और चौथा है कि विचारों की मौखिकीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशल में बाधक है। ये तो नहीं होगा, बाधक तो नहीं है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि आंतरिक भाषण, जिसे गुप्त भाषण या मौखिक सोच के रूप में भी जाना जाता है, कुछ संज्ञानात्मक विकास, भाषण निगरानी, कार्यकारी कार्य और मनोविज्ञान के सिद्धांत में बताया गया है। लेव वाइगोत्स्की विचारों के अनुसार बच्चों की निजी बात यानी कि जो उनकी प्राइवेट स्पीच होती है, उनकी मौखिक सोच आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ये कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। भाषा एक प्रतीकात्मक उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने विचारों को संप्रेषित करने के साथ साथ अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए भी करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में। कथन क्या दर्शाता है? बॉयज आर ऑलवेज गुड इन साइंस एंड गर्ल्स आर ऑलवेज गुड इन म्यूजिक। दिस स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स। ऑप्शन ए है जेंडर समानता एंड जेंडर इक्विटी। ऑप्शन बी है जेंडर अनुरूपता, जेंडर पैरिटी। ऑप्शन सी है जेंडर अस्मिता, जेंडर आइडेंटिटी। ऑप्शन डी है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता। हमारी व्याख्या कह रही है कि जेंडर रूढ़िवादिता एक महिला या पुरुष की विशिष्ट विशेषताओं या भूमिकाओं को केवल महिलाओं या पुरुष के सामाजिक समूह में उनकी या उसकी सदस्य कारण बताने की प्रथा को संदर्भित करती है। यानी कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि बहुत समय से कोई परंपरा चली आ रही है कि मम्मी घर में खाना बनाएंगी, पापा बाहर से पैसे कमा कर लाएंगे, तो यही चलता आ रहा है। अगर इसके हिसाब से हम कुछ एक काम कर लें कि पापा जो है वो घर में काम करें क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, मम्मी बाहर बहुत अच्छा काम करती है तो वो पैसे कमा के लाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो सही है, नहीं हुआ तो पहले से ही चली आ रही प्रथाएं होती हैं, उन्हें जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं या रोती बहुत है। लड़के जो होते हैं वो आपके साइंस में अच्छे होते हैं, मैथ में अच्छे होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो आर्ट साइड लेती हैं क्योंकि वो उनके पास दिमाग अच्छे से नहीं होता काम करने के लिए। ये सारी हमारी जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता है जिनको कई सारे लोगों ने तोड़ भी दिया है।
क्योंकि आजकल तो ऐसा होता ही नहीं, लड़कियां तो कितनी बड़ी मैथमेटिक्स हैं, सब कुछ कर लेती हैं। सामाजिक भूमिका सिद्धांत के अनुसार लैंगिक रूढ़िवादिता घर और कार्यस्थल दोनों में सामाजिक भूमिकाओं में पुरुष और महिलाओं में असमान वितरण से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां हमेशा गायन में। लोग कहते हैं तुम लड़की हो, तुम बहुत अच्छा गा सकती हो, और लड़के साइंस में अच्छे होते हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता को ये दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता। ऑप्शन ए को विद्यार्थियों को उनको संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर विवेचन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि कोई गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और चौथा कह रहा है को विद्यार्थियों का नवीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं में पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सांस्कृतिक विविधता संस्कृति के उन पहलुओं से संबंधित है जो अलग अलग पृष्ठभूमि के अन्य लोगों के साथ एक व्यक्ति की बातचीत को प्रभावित कर सकते हैं। संस्कृति समाज के विश्वास, मूल्यों, व्यवहार और मानदंडों को संदर्भित करती है, जबकि विविधता उस गुणवत्ता को संदर्भित करती है जो एक वर्ग को रंग, भाषा, जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सहित अद्वितीय बनाती है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। अतः एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल में किया जाना चाहिए। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश जिनमें डैश शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन। ऑप्शन बी है बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन। तीसरा है वास्तविक चिंतन संदर्भ की चुनौतियां अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी है संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति का निर्णय लेने के लिए सूचना समेकित करने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए विवेकपूर्ण तर्क संगत चिंतन का प्रयोग करने की चुनौती देता है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न जिन्हें खुले अंत वाले होते हैं और उन्हें अपसारी चिंतन शामिल होता है वो प्रस्तुत करने चाहिए। अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें विद्यार्थी एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करते हैं। यानी कोई एक समस्या है उसको भिन्न भिन्न तरीके से जब सॉल्व करते हैं वही अपसारी चिंतन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके। ऑप्शन बी है एक विशेष शिक्षक द्वारा ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा। ऑप्शन सी है नियमित रूप से विद्यार्थियों में सहयोग के द्वारा। ऑप्शन डी है केवल सत्र शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नियमित रूप से विद्यार्थियों में सहयोग के साथ। हमारी व्याख्या कह रही है रचनात्मक आकलन उन विभिन्न प्रकार की विधियों को संदर्भित करता जिनका उपयोग शिक्षक किसी पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान छात्र समझ सीखने के दौरान जरूरतों शैक्षणिक प्रगति के प्रक्रियात्मक मूल्यांकन के लिए करते हैं। रचनात्मक आकलन शिक्षक को उन अवधारणाओं की पहचान करने में मदद करते हैं जिन्हें समझने में छात्रों को कठिनाई होती है, अर्थात जिन्हें छात्र अच्छे से समझ नहीं सकता है उनको समझने में मदद करता है। कौशल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, सीखने के मानकों को उन्होंने अभी तक हासिल नहीं किया है, ताकि पाठों निर्देशात्मक तकनीकों और शैक्षणिक समर्थन में समायोजन किया जा सके। रचनात्मक आकलन नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए है समता, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है पक्षपात और ऑप्शन डी है पृथक्करण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समता। हमारा
व्याख्या कह रही है कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए समता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। किसका? समता यानी इक्विटी का। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं समता और सभी के लिए समान अवसर, अच्छी तरह से निर्मित शैक्षिक योजनाएं, संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का उपयोग, विशिष्ट विवरण का उपयोग और व्यक्तिगत मतभेद के प्रति विवरण। ठीक है, याद रखना। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? ऑप्शन ए है पाठ विषय वस्तु पढ़ने से, ऑप्शन बी है तथ्यों को याद करने से, ऑप्शन सी है शारीरिक अंगों के समन्वय से और ऑप्शन डी है अंकों के प्रकलन से। तो बताइए जो गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शारीरिक अंगों के समन्वय से। ठीक है, गति समन्वय यानी शारीरिक अंगों के समन्वय से। हमारी व्याख्या कह रही है कि गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक अंगों के समन्वय से संबंधित है। बचपन में होने वाली शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार जिसमें स्वस्थ दिखने वाले बच्चे सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते। विकास संबंधी विकार होता है, उसमें क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं स्वस्थ दिखने वाले पर सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। बच्चों में शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार अकेले हो सकता है। बच्चों में जो शारीरिक गतिविधि होती है, शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार होता है, वो अकेले हो सकता है। इसके साथ दूसरे शारीरिक विकार हो सकते हैं, जैसे कि ध्यान नहीं लगा पाता है वो अच्छे से, अति सक्रियता जिसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये आमतौर पर बच्चों के बड़े होने तक ये बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा अभिकथन और कारण वाला, और डेली अभिकथन और कारण से आते हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, देख कर जाना। अभिकथन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तर्क कह रहा है समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो बताइए ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ए और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, इसमें हमारी व्याख्या कह रही है कि समावेशी शिक्षा विशेष बालकों तथा सामान्य बालकों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण समग्र और समावेशी शिक्षण की व्यवस्था है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? ये विशेष बालक और जो सामान्य बालक होते हैं उनकी एक साथ, मतलब जो सामान्य बालक और गुणवत्तापूर्ण बालक, उन दोनों की एक साथ व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये सही है। समावेशी शिक्षा नियमित कक्षा के माहौल में सामान्य बच्चों के साथ अक्षम बच्चों को शामिल करने का प्रावधान प्रदान करती है। यानी कि जो सामान्य बच्चे उन्हें तो शिक्षा दी जाती है, उनके साथ साथ जो विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं उन्हें भी शिक्षा दी जाती है, जिसमें सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई व अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित किया जाता है। इस प्रकार जो आर है वो गलत है। ठीक है, हमारे आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किसमें अच्छे होते हैं? ऑप्शन ए है लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, ऑप्शन बी है अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, ऑप्शन सी है दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, और ऑप्शन डी है तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो ऑटिज्म, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, वे एक विकास संबंधी विकार होता है जो जीवन के
पहले 3 वर्षों में जो होता है वो विकसित होता है और सामाजिक और संचार क्षमताओं के संदर्भ में मस्तिष्क के सामान्य विकास को ये प्रभावित करता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल यानी कि तंत्रिका तंत्र स्तर है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं और कनेक्शन में परिवर्तन से व्यवहार संबंधी कुछ कठिनाइयां जो हैं वो पैदा होती हैं। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से तो भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित जो विद्यार्थी होता है वो प्राय विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को अच्छे से याद नहीं रख पाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है और कोई भी चीज़ होती है वो अच्छे से उसे याद नहीं रख सकता है लंबे समय तक। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक बच्चों की पहचान विशेषता ये है कि ऑप्शन ए है वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, ऑप्शन बी है वे एक दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं, तीसरा कह रहा है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और चौथा कह रहा है उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो बताइए, जो रचनात्मक बच्चे होते हैं तो उनकी ध्यान अवधि तो अधिक होती है, कम होती नहीं है। वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल दूसरों की नकल नहीं करते। वे मानदंडों के अनुरूप कार्य करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जबकि दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रचनात्मक बच्चे जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि रचनात्मक यानी कि जो सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रखर होती है। वे किसी भी चीज़ को अन्य बालकों की अपेक्षा शीघ्रता से यानी बहुत आसानी से सीखते हैं, जबकि अन्य बालक उसी चीज़ को अधिक समय में भी नहीं सीख सकते। क्योंकि सामान्य बालक होते हैं वो उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं सीख सकते जितने अच्छे से ये लोग सीखते हैं रचनात्मक बालक। ठीक है, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों में विचारों की स्वतंत्रता पाई जाती है, यानी कि बहुत ही खुले विचार से सोच सकते हैं। वे अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं ही निर्णय लेना पसंद करते हैं। वो कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए स्वयं ही निर्णय लेते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते बल्कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उन्हें अपने कार्यों में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के समूह विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर होना चाहिए। ऑप्शन ए है जटिल से सरल, ऑप्शन बी है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी है अमूर्त से अमूर्त और ऑप्शन डी है सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट। बच्चों के सम्मुख जो विचार बिंदु होते हैं वो प्रस्तुत करते समय सही क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, यानी पहले सामान्य आते हैं बिंदु, फिर जो विशिष्ट होते हैं वो आते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि वास्तविक अर्थ में अध्यापक वे है जो अपने ज्ञान तथा अनुभव की व्याख्या छात्र के मस्तिष्क तक पहुंचा सके। वास्तविक अर्थ में अध्यापक क्या होता है? वो होता है जो अपने ज्ञान और अनुभव को व्याख्या अपने जो छात्र होते हैं उन तक पहुंचा सकता है। कक्षा के अंदर अध्यापक का मुख्य लक्ष्य होता है कि वह कैसा वातावरण का सृजन करे जिसमें अधिक से अधिक सीखने की को उत्पन्न किया जा सके। एक वास्तविक टीचर वही टीचर कहलाता है जो अपने बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करे और वो अच्छे से अच्छे सीख सके और अच्छे से अच्छे वो अपने माइंड को डेवलप कर सके, ऐसी चीज़ें वहाँ अनुभवों को वहाँ उत्पन्न कर सके। अतः अध्यापक को बच्चों के समूह विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम माने से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, यानी कि जो टीचर है वो अपने अध्यापक जो है यानी कि जो टीचर जो अध्यापक है वो अपने बच्चों को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाए, जिसमें हमें एक परिभाषा सामान्य नियम और सूत्र को सत्य माना जाता है और उसे विशिष्ट उदाहरण और परिस्थितियों में भी हम उसे लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? ऑप्शन ए है रूपांतरण का सृजन, ऑप्शन बी है पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, तीसरा है कि उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना और चौथा है कि अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। ठीक है, इस पर बल नहीं हो दिया गया है। जबकि रूपांतरण का सृजन पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना और उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, ये सभी सृजनिक ज्ञान के समझ और स्मृति पर बल देना चाहती हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि छात्र नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान और अवधारणाओं के साथ जोड़कर सीखते हैं। छात्र क्या करते हैं, जो नया ज्ञान और जो नए ज्ञान जो होता है उसको पहले के ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान
और अवधारणाएं जो होती हैं उनके साथ जोड़कर सीखता है, जो पहले से जानते हैं, जिसमें नए अर्थों का निर्माण किया जाता है। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के सोल से ये पता चलता है कि छात्र सक्रिय सामाजिक कक्षाओं में ज्ञान को सबसे प्रभावी ढंग से जोड़ता है, जहां वे बातचीत और विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से समझ पर बातचीत करते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और दृष्टि को बल देना चाहती है। एक अध्यापिका टीचर क्या करती है, जो विद्यार्थियों का ज्ञान होता है उसको और अधिक बल देती है, उसके ज्ञान को, सभी के ज्ञान को एक दूसरे के साथ मिलाकर उन्हें अच्छे से सिखाती है। इस उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना प्रभावशाली युक्ति नहीं होगी। हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा अभिकथन और कारण वाला है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है कि अभिष्ट ज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। तो मैं सही विकल्प चुनना है। तो बताइए, पहला है कि ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा हमारा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक जो टीचर है उन्हें क्या करना चाहिए, जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और सीखने के तरीकों के बारे में क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभिसंधान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। क्योंकि अभिसंधान करता क्या है, जो उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल है उनके विकास में हेल्प करता है। अभिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन एक व्यक्ति की अपनी प्रतिबद्धता और ज्ञान के बारे में जागरूकता को प्रविष्ट करता है। मेटाकॉग्निशन एक व्यक्ति की अपनी प्रतिबद्धता और जो उनके ज्ञान के बारे में जागरूकता होती है उसको प्रविष्ट करता है। अभिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन दृष्टिकोण सीखने के दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। उन्हें प्राप्त करने में उनकी प्रगति की निगरानी करके छात्रों को अपने स्वयं के सीखने में नियंत्रण रखने में मदद कर सकता है। इसलिए ये दोनों सही है और एक की सही व्याख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधानों को सुझाता है। ये किस तरह की सोच का उदाहरण है? ऑप्शन ए है अभिसारी सोच, ऑप्शन बी है अभिसरण सोच, ऑप्शन सी है नकारात्मक सोच और ऑप्शन डी है तर्कहीन सोच। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिसारी सोच। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो करण है वो हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक बार समाधान अगर सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है तो वो उसकी अपसारी सोच का उदाहरण है। ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में अलग अलग तरह से सोचते हैं तो उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। एक सरल शब्दों में कहें तो अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना। दूसरा कह रहा है कि विशेष सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे कि उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने के अवसर प्रयास ना कर पाए। तीसरा कह रहा है कि अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना कि जिससे कि विभिन्न उपधारणाओं से संबद्धता स्थापित ना हो पाए। और चौथा कह रहा है कि ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा कम से कम करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्यालय में हो रही अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित। तो हमारी व्याख्या कह रही है कि सीखने को अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा उत्पादित व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम सीखना प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो। अधिगम सीखना कैसा हो? प्रभावशाली हो और अर्थपूर्ण हो, यानी उसका कोई अर्थ निकलता हो, प्रभाव हो। इसके लिए विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना महत्वपूर्ण। इसके लिए क्या हो रहा है कि विद्यालय में हो रहा है अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन में क्या होनी चाहिए, एक
कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक संबंधता स्थापित करनी चाहिए। अधिगम तब अधिक सार्थक और प्रभावी होगा तब यह मुख्य रूप से स्वनिर्देशित प्रयासी शिक्षा निर्देशित अधिगम की तुलना में अधिगम को क्या बनाया जा सकता है, और भी अधिक सार्थक बनाया जा सकता है कि कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वे शिक्षार्थियों में देश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, ऑप्शन बी है अरुचि, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है कंठस्थीकरण। अरुचि, कंठस्थीकरण, प्रतियोगिता ये सब निगेटिव है, ये सब होंगे नहीं, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जिज्ञासा विकसित करने से बच्चों को लगातार बढ़ने, सीखने और आसपास क्या है इस पर सवाल उठाने के लिए इच्छुक और सक्षम में मदद मिलती है। अगर बच्चों में जिज्ञासा होगी तो वह जानना चाहेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो वो कुछ भी अच्छे से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, यह एक कल्पना और रचनात्मकता की भावना विकसित करने में मदद करता है। क्या करता है? एक कल्पना और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की जो भावना है उसको विकसित करने में हेल्प करता है, जो उन्हें सफल वयस्क होने के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरण देता है। कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे शिक्षार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि त्रुटियों में प्रतिरूप की खोज करना, ऑप्शन बी है अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती हैं, तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। सही आंसर हमारा हो जाएगा तो ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है जो बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि देती है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, तो इसे सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा त्रुटियों को सुलझाने के लिए, जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें त्रुटियों द्वारा सुलझाने के लिए विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना ही शिक्षक द्वारा अपनाया गया सही तरीका होता है। त्रुटियां शिक्षक की जरूरतों से परिचित कराते हैं ताकि शिक्षक आवश्यकता अनुसार उन्हें पूरा कर सके। हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में देश को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए योग्यता का सत्व मत, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन बी है योग्यता का वार्षिक मत, महारत अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन सी है योग्यता का सत्व मत, असफलता परिहारी लक्ष्य, और ऑप्शन डी है योग्यता का वार्षिक मत, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, योग्यता का वार्षिक मत, महारत अभिमुखी लक्ष्य। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में योग्यता का वार्षिक मत और महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रेरणा हमेशा छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उनके सीखने में साथ देती है। प्रेरणा क्या करती है? जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने साथ देती है सीखने के लिए। शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से निपुण और लक्ष्योन्मुख बन सके और उन्हें प्राप्त कर सकें, जिससे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कि अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है। दूसरा कह रहा है कि हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। तीसरा कह रहा है कि अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है, प्रसंस्करण में सुधार लाती है। चौथा कह रहा है कि नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि भावना एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है। भावना यानी कि जो इमोशन होता है वो क्या होती है? एक मानसिक स्थिति होती है जो हमारे भय, क्रोध और प्रेम आदि से जुड़ी हुई होती है। संज्ञान हमारे विचारों, अनुभवों और हमारी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया है। संज्ञान क्या होता है? कॉग्निटिव संज्ञान क्या होता है? हमारे विचारों, हमारे अनुभव, हमारी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाना, कैसे उसे समझा जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ये कथन भावनाओं के संदर्भ के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देती है। ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी है स्मरणोपकारी विधियां, ऑप्शन सी है समझ बनाना बोध और ऑप्शन डी है निष्क्रिय अनुकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड यानी कि स्मरणोपकारी विधियां और समझ बनाना यानी कि बोध। हमारी व्याख्या कह रही है कि समस्या समाधान के कौशल समस्याओं की पहचान करने, मंथन और उत्तरों का विश्लेषण करने और सर्वोत्तम साधनों का समाधानों को लागू करने की क्षमता है। स्मरणोपकारी विधियां और समझ बनाना यानी कि बोध प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है। समस्या समाधान एक मानसिक क्रिया होती है और मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक शक्ति स्मरणोपकारी विधि से संबंधित है, जो बड़ी समस्या प्रक्रिया के उस भाग को निष्कर्ष निकालती है जिसमें समस्या का पता लगाना और समस्या को आकार देना शामिल है, यानी कि इस तरह से समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर इससे मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।